हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स फॉर ऑल। फ्रेंड्स, हम मार्च 2020 का TY BCom सेम 6 का पेपर सॉल्व कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने उसके सेकंड क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। तो अब ये जो वीडियो है वो इस पेपर सॉल्यूशन का सेकंड पार्ट का वीडियो है। अगर आपने अभी तक फर्स्ट पार्ट का वीडियो नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगी। सो आप पहले उसे जाकर देखिएगा। एंड नाउ अब हम थर्ड क्वेश्चन से इस वीडियो में पेपर सॉल्व करना शुरू करेंगे। ओके, तो ये सेकंड क्वेश्चन का यहाँ पे सोल्यूशन था जिसमें हमने मोदी मेथड अप्लाई की थी। सो अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। सो नाउ दिस इज़ अवर थर्ड क्वेश्चन। अभी तक हमने जो दो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पहले दो वो थोड़े लंबे लंबे भी थे, उसमें ग्राफिकल मेथड हमने की थी और मोदी मेथड थोड़ी लंबी थी। लेकिन अब जो क्वेश्चन आएंगे वो इतने लंबे नहीं आएंगे, थोड़े छोटे होंगे, तो वो ज़्यादा फास्ट हो जाएंगे हमारे। ओके, थर्ड क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन थियोरेटिकल है, मोदी मेथड को एक्सप्लेन करना है। हम ये वाला सेकेंड सम सॉल्व करते हैं। फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में आई थिंक एक मिस्टेक है, यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की जगह पे असाइनमेंट प्रॉब्लम आना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन में अगर ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम होता तो डिमांड और सप्लाई भी दी होती क्वेश्चन में, लेकिन नहीं दी है। सो आई थिंक यहाँ पे ये असाइनमेंट प्रॉब्लम का क्वेश्चन है और इसका हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन फाइंड करना है। ओके, तो इसके लिए ये जो यहाँ पे मैट्रिक्स बनी हुई है ये असाइनमेंट प्रॉब्लम की मैट्रिक्स है। इसमें हमें चेक करना है कि ये प्रॉब्लम बैलेंस है कि नहीं है। तो असाइनमेंट प्रॉब्लम में नंबर ऑफ़ रोज़ एंड नंबर ऑफ़ कॉलम अगर सेम है तो प्रॉब्लम बैलेंस्ड होती है। तो 5 रो है ABCDE और 5 ही कॉलम है, तो यानी कि प्रॉब्लम बैलेंस्ड है। ओके, तो हम डायरेक्टली इस मैट्रिक्स से हम रो डिडक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये वैसा भी क्वेश्चन नहीं है कि मैक्सिमाइजेशन का हो तो इसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करो, ऐसा आगे क्वेश्चन आएगा, वो भी हम सॉल्व करेंगे। सो इसे हम डायरेक्टली रो डिडक्शन कर देते हैं। 1 2 सो फर्स्ट रो में सबसे मिनिमम नंबर है 28, तो 31 माइनस 28 होगा 3। देन 37 माइनस 28 होगा 9। 28 माइनस 28 इज़ 0। 36 माइनस 28 इज़ 8 एंड 40 माइनस 28 इज़ 12। उसी तरह से सेकेंड जो रो है उसमें सबसे मिनिमम नंबर है 26 है, आई थिंक, है ना। सो 29 माइनस 26 होगा 3, ये 1 हो जाएगा, ये 6 0 एंड ये 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे थर्ड रो में सबसे मिनिमम नंबर है 32 है। सो 33 माइनस 32 इज़ 1 4 3, यहाँ पे 0 हो जाएगा एंड 36 माइनस 32 4 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें सबसे मिनिमम नंबर है 37, सो 41 माइनस 37 इज़ 4। फिर 7 0 11 एंड 9। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है 30, सो यहाँ पे आएगा 4 0 2 1 एंड 5। सो रो डिडक्शन हो गया। अब हम कॉलम डिडक्शन कर लेते हैं इससे ही। फिर से एक और मैट्रिक्स बनाएंगे। अब कॉलम डिडक्शन के लिए सेम जो रो वाइज किया था हमने, अब कॉलम वाइज हमें रिपीट करना है। फर्स्ट कॉलम में सबसे मिनिमम नंबर 1 है, तो 1 सब में से माइनस कर देंगे। पहले 3 माइनस 1 2, फिर 2 0 3 एंड 3। यहाँ पे सेकेंड कॉलम में सबसे मिनिमम नंबर 0 है, सो 0 है तो फिर एज इट इज़ी आ जाएगा 9 1 4 7 एंड 0। थर्ड कॉलम में फिर से मिनिमम नंबर 0 है, 2 बार रिपीट हो रहा है तो फिर से सेम ही हो जाएगा 0 6 3 0 एंड 2। यहाँ पे भी फिर से 0 है मिनिमम नंबर, 8 0 0 11 एंड 1। यहाँ पे सबसे मिनिमम नंबर 4 है, सो 8 5 0 5 एंड 1। ओके,
सो अब ये कॉलम डिडक्शन में आपको क्या करना है, नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ करनी है और सारे ज़ीरोज़ को कट करना है। यहाँ पे हमारे पास 5 रो और 5 कॉलम है, तो आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कम से कम 5 लाइन तो ड्रॉ होनी ही चाहिए, तभी ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड कर पाएंगे। लेकिन शुरुआत में आपको 5 लाइन सीधा ड्रॉ नहीं कर देनी है, पहले आपको यही ट्राई करना है कि कम से कम लाइन में ज़्यादा से ज़्यादा ज़ीरो कवर होने की कोशिश करेंगे हम। ओके, तो यहाँ पे अगर हम ये वाली कॉलम को कैंसिल आउट कर देते हैं, यहाँ पे 2 ज़ीरो थे, फिर इसे हम कैंसिल कर देते हैं, इसे भी हम कैंसिल कर देते हैं, यहाँ पे 2 ज़ीरो थे, और एक इसे कैंसिल कर देते हैं। तो देखो आपके 1 2 3 4 लाइंस में आपके सारे ज़ीरोज़ कवर हो गए थे यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे हमारे पास टोटल जो है वो 5 रो और 5 कॉलम है हमारे पास, तो टोटल 5 लाइंस तो हमें ड्रॉ करनी ही पड़ती ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे हमारा 4 ही लाइन में सारे ज़ीरोज़ कट हो गए थे, सो हम एक लाइन लिखेंगे यहाँ पे कि दैट वी कैन नॉट फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट दिस स्टेज बिकॉज द नंबर ऑफ लाइन्स आर लेस देन द नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स। ओके, तो यहाँ पे हमें एक और नई मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। वो कैसे बनाएंगे वो देखो, उसका प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक कर देते हैं। ये जो कॉलम डिडक्शन वाली हमने मैट्रिक्स अभी बनाई थी, इसमें जो नंबर ऑफ हमने जो लाइंस ड्रॉ की थी ना, वो एज इट इज़ ही रहने देना। यहाँ पे जो भी नंबर्स बच गए जो लाइन से कट नहीं हुए हैं, ये देखो ये 4 नंबर बच गए हैं, उसके बाद यहाँ पे ये 2 नंबर बच गए हैं, ये 2 नंबर बच गए हैं, और ये 1 नंबर बच गया है। तो ये जो भी नंबर बच गए थे, इनमें सबसे मिनिमम नंबर आपको देखना है, इनमें सबसे छोटा नंबर 1 है यहाँ पे। तो ये जितने भी नंबर बच गए ना लाइन से बिना कट किए हुए, उन सब में से हम 1 माइनस कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे ये 2 माइनस 1 करेंगे तो इधर आएगा 1, फिर 9 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 8, फिर यहाँ पे 2 माइनस 1 करेंगे तो आएगा 1, और यहाँ पे 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 8 और 5 में से भी 1 माइनस कर देंगे तो आएगा 7 एंड 4। ओके, यहाँ पे 3 और 7 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 2 एंड 6, और यहाँ पे 5 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 4। अब ध्यान से देखो, जहाँ रिमेनिंग नंबर थे उसमें से 1 माइनस किया। अब जहाँ जहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है, यानी कि जो आपने लाइंस ड्रॉ की है उसमें जहाँ पे भी ऐसा प्लस की साइन बन रही है, जहाँ जहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है 3 पे और यहाँ पे 0 पे भी हो रहा है, फिर यहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है और यहाँ पे भी इंटरसेक्शन हो रहा है। जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन होगा वहाँ वहाँ पे हम ये मिनिमम नंबर जो 1 था उसको ऐड कर देंगे। ओके, पहले वहाँ पे माइनस किया था रिमेनिंग में से, जहाँ इंटरसेक्शन हो रहा है वहाँ पे नंबर को ऐड करना है। तो 3 + 1 होगा 4, यहाँ पे ये सी की रो में है तो सी की रो में लिखना 4, एंड यहाँ पे 0 + 1 1 हो जाएगा, और यहाँ पे लास्ट में ई की रो में 2 + 1 3, और यहाँ पे 1 + 1 2 हो जाएगा। अब जो बाकी जो नंबर्स थे ना जो सिंगल लाइन से ही क्रॉस हुए थे उनको आपको एज इट इज़ ही लिख देना है। तो ये 0 6 8 0 0 4, यहाँ पे 0 अगेन 0 11 3 0 एंड 1। तो ये इस तरह से आपकी ये न्यू मैट्रिक्स वापस से रेडी होगी। ओके, अब वापस से हमें लाइंस ड्रॉ करनी है, और फिर से अगर 5 लाइन ड्रॉ नहीं हुई तो वापस से हमें न्यू मैट्रिक्स बनानी पड़ सकती है यहाँ पे। तो पहले हमें यही ट्राई करना है कि कम से कम लाइंस में सारे ज़ीरोज़ हमारे कवर हो जाए। ओके, तो देखो एक लाइन हम ऐसे ड्रॉ करेंगे, क्योंकि इस रो में 2 ज़ीरो है, तो आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन कैसे भी आप अपने हिसाब से ड्रॉ कर सकते हो। मैं यहाँ पे इस तरह से कर रही हूँ, आप अपने हिसाब से अलग भी लाइन ड्रॉ करोगे तो आंसर आपका करेक्ट ही आएगा लास्ट में। तो ओके, फिर एक लाइन में ऐसे भी ड्रॉ कर रही हूँ, ये सी रो में भी 2 ज़ीरो है तो इसे भी मैं कट कर रही हूँ। फिर यहाँ पे ये एक ज़ीरो है, तो आप चाहे तो इसे रो वाइज कट कर सकते हैं, मैं इसे कॉलम वाइज कट कर रही हूँ, ठीक है। और यहाँ पे भी इस कॉलम में भी 2 ज़ीरो है तो मैं इसे कट कर रही हूँ। तो देखो सारे ज़ीरो कट हो चुके हैं, और वापस से हमने सिर्फ 4 ही लाइन ड्रॉ की थी यहाँ पे, तो फिर से 4 ही लाइन में हमारे सारे ज़ीरोज़ कट हो गए।
तो वापस से हम स्टेटमेंट देंगे दैट वी कैन नॉट फाइंड ऑप्टिमल सोल्यूशन एट दिस स्टेज, और हमें फिर से न्यू मैट्रिक्स बनानी पड़ेगी। जैसे हमने अभी बनाई थी वैसे ही हम वापस से अब इस वाली मैट्रिक्स में जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए हैं उनमें मिनिमम नंबर फाइंड करके एक और नई मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इसके लिए मैं एक ब्लैंक पेज ले लेती हूँ फ्रेंड्स, और उसमें हम वापस से ये लिखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे वापस से न्यू ब्लैंक पेज पे मैंने वही वाली मैट्रिक्स अभी जो हमने बनाई के कट की थी लाइंस, वो सेम ही मैंने यहाँ पे फिर से कर दिया है ताकि हमें वापस से पीछे जाना ना पड़े। और अब वापस से एक न्यू मैट्रिक्स हमें बनानी पड़ेगी क्योंकि हमारे जो नंबर ऑफ़ लाइंस थी वो कम थी ना, इसीलिए। तो अब देखो इसमें से जो भी रिमेनिंग एलिमेंट्स बच गए हैं बिना कट किए हुए, उन सबको मैं ऐसे हाईलाइट कर रही हूँ ताकि क्लियरली पता चले। और यहाँ पे ये 4 एलिमेंट्स हैं। अब इन सब में से आपको सबसे मिनिमम एलिमेंट 1 है, ये रहा 1 और ये रहा 1, यहाँ पे 2 जगह है, तो इन सब में से हम 1 को माइनस कर देंगे। ओके, और जहाँ जहाँ पे भी इंटरसेक्शन आ रहा है वहाँ पे 1 को ऐड करना है, और बाकी सारे जो रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं उनको एज इट इज़ लिखना है। तो यहाँ पे पहले 1 को माइनस कर देते हैं, यहाँ पे 0 हो जाएगा इस पोजीशन पे। फिर यहाँ पे भी 1 माइनस कर देंगे इन दो में से, तो 7 और ये 6 हो जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे 2 और 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 1 एंड 2 हो जाएगा। यहाँ पे इन चारों में से 1 माइनस कर देते हैं तो आएगा 10, 3, 1 एंड 0। अब जहाँ जहाँ इंटरसेक्शन है वहाँ पे 1 को ऐड करना है, ध्यान रखना। ओके, सो 1, 7, 5 एंड 5, और बाकी सारे एलिमेंट्स को हम एज इट इज़ लिखेंगे। जो से सिंगल लाइन से कट हुए ना उन्हें एज इट इज़ लिख देना है। ओके, तो ये न्यू मैट्रिक्स वापस से बन गई है। अब फिर से हम लाइंस ड्रॉ करेंगे। सो यहाँ पे भी अब मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस में मैक्सिमम ज़ीरोज़ कवर करने की कोशिश करनी है। ओके, तो जैसे सपोज़ करो पहले मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की, क्योंकि यहाँ पे 2 ज़ीरो थे तो ये एक ही बार में कट हो गए। फिर उसके बाद में यहाँ पे भी इस रो में भी 2 ज़ीरो है तो मैं इनको ऐसे कट कर रही हूँ। उसके बाद में यहाँ पे देखो ये इस रो में भी 2 ज़ीरो है तो इसे भी हम कट कर देते हैं। 3 लाइन ड्रॉ हो गई। अब देखो फ्रेंड्स यहाँ पे 1 ज़ीरो इस कॉलम में है और 1 ज़ीरो इस कॉलम में है, तो हमें वापस 2 लाइन तो ड्रॉ करनी पड़ेगी, चाहे वर्टिकल लाइन ड्रॉ करो चाहे हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करो, मिनिमम 2 लाइन तो हमें ड्रॉ करनी ही पड़ रही है यहाँ पे, है ना। तो मतलब 3 लाइन हमने पहले से ड्रॉ कर ली थी और 2 लाइन हमें ड्रॉ करनी पड़ेगी, यानी कि 5 लाइन हमें यहाँ पे कम से कम ड्रॉ करनी पड़ रही है। आप इसे मैंने जैसे रो वाइज लाइंस बनाई है, आप चाहे तो आप दूसरे तरीके से कॉलम वाइज भी लाइन अगर कट करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप अपने हिसाब से लाइन ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आपको 5 लाइन तो ड्रॉ करनी ही पड़ेगी कम से कम सारे ज़ीरोज़ को कट करने के लिए। 4 लाइन में इधर नहीं हो रहा है काम हमारा। ओके, तो यानी कि यहाँ पे आप कंक्लूजन लिखोगे कि वी कैन फाइंड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन एट दिस स्टेज। यहाँ पे आपको फिर से नई मैट्रिक्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, सो यहाँ पे हम अब असाइनमेंट इसमें देना शुरू करेंगे। तो एक हम स्टार के लिए एक और मैट्रिक्स बना लेते हैं बस, और ये हमारी लास्ट मैट्रिक्स होगी इस क्वेश्चन की। अब ये वाली जो मैट्रिक्स बनी थी इसमें आपको ऐसी रो या ऐसी कॉलम फाइंड करनी है जिसमें सिंगल ज़ीरो हो। तो फर्स्ट रो में तो 2 ज़ीरो है, फिर सेकंड में एक सिंगल ज़ीरो है यहाँ पे, फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी सिंगल है, लेकिन इसे हम पहले नहीं लेंगे, हमें ऊपर ही मिल गया था तो हम इसे ही ले लेंगे। आप दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मैं बी वाले को ले रही हूँ फर्स्ट। तो बी और 4 का इंटरसेक्शन यहाँ पे, बी और 4 का इंटरसेक्शन यहाँ पे हम एक स्टार रखेंगे, और ये जो ज़ीरो जिस कॉलम और जिस रो में था उसे कैंसिल आउट कर देंगे, सिंपल। ओके, अगेन जो बच गया उसमें सिंगल रो या सिंगल ज़ीरो वाली रो या कॉलम फाइंड करो। पहले में फिर से 2 है, यहाँ पे भी सी में 2 है, डी में एक ही है, अब हम इसे सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पे 2 है लास्ट वाले में, तो इसे सिलेक्ट करेंगे। डी और 3 का इंटरसेक्शन, डी एंड 3 का इंटरसेक्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे स्टार असाइन करेंगे और इस रो और इस कॉलम को कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, नाउ रिमेनिंग में से
देखो यहाँ पे सिंगल ज़ीरो अब अवेलेबल है, ये वाला ज़ीरो कट हो गया लाइन से, तो इसे ही सिलेक्ट कर लेंगे हम फर्स्ट वाली रो। ए और 1 को यहाँ पे स्टार साइन करेंगे और ये जिस रो और जिस कॉलम में था उसे हम कैंसिल आउट कर देंगे। ओके, अगेन अब सी रो में एक सिंगल ज़ीरो अवेलेबल है और ई रो में 2 ज़ीरो अवेलेबल है, तो इसे ये वाला ज़ीरो हम यूज़ में लेंगे और ये ज़ीरो यहाँ पे सी और 5 का इंटरसेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे हम स्टार असाइन करेंगे, इस रो और इस कॉलम को पूरा कैंसिल आउट कर देंगे। अब लास्ट में सिर्फ ये एक ही एलिमेंट बचा है, तो यहाँ पे ही हमें कंपल्सरीली स्टार असाइन करना है। यहाँ पे ज़ीरो नहीं भी होता तो भी हम यहीं पे स्टार असाइन करते हैं। ओके, अब आपको चेक कर लेना है कि हर एक रो और हर एक कॉलम में एक ही स्टार होना चाहिए। ओके, यहाँ पे हमारे इस क्वेश्चन में एक रो सभी कॉलम में एक ही, सभी रो और सभी कॉलम में एक ही स्टार असाइन है, तो यानी कि हमारा सही हुआ है सॉल्व। अब फर्स्ट कॉलम जो ए है उसको हमने 1 पे असाइन किया है, तो उसकी वैल्यू आपको ओरिजिनल मैट्रिक्स में से देखनी पड़ेगी। फिर बी 4 को असाइन किया है, सी जो है वो 5 को असाइन किया है, डी जो है वो 3 को असाइन किया है और ई जो है वो 2 को असाइन किया। तो इनकी ओरिजिनल मैट्रिक्स में आपको वैल्यूज़ देखनी पड़ेगी, ए का 1, बी का 4, सो ए का 1 ये रहा यहाँ पे, बी का 4 ये रहा 26, तो 31 एंड 26 लिख देते हैं। नेक्स्ट सी का 5 एंड डी का 3, सी के लिए 5 और डी के लिए 3 और बचा हुआ ई के लिए 2 था ना, तो 36, 37 एंड 30, 36, 37 एंड 30, इन सब का आप टोटल करोगे तो आंसर आएगा 160। तो ये आपका यहाँ पे आंसर होगा असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्व करने से। ओके, तो इस तरह से आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना था। आई होप कि आपको ये भी समझ आया होगा फ्रेंड्स। आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये थर्ड क्वेश्चन का जो सी, इसमें 3 क्वेश्चन थे टोटल। पहला क्वेश्चन थियोरेटिकल था, सेकेंड अभी हमने किया असाइनमेंट प्रॉब्लम वाला, अभी थर्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या बोला है, फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट बोथ द सैम्पल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम आइडेंटिकल पॉपुलेशन बाय यूजिंग साइन टेस्ट एंड यूजिंग बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। हमें साइन टेस्ट यूज़ करना है एंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन अप्लाई करना है। हाइपोथेसिस भी पहले से क्वेश्चन में दे दी है, ये जो हमें कोट्स में दिया है ना वो, यहाँ पे बोथ द सैम्पल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द आइडेंटिकल पॉपुलेशन। तो सिंपल है, पहले इसी क्वेश्चन में मैं आपको यहाँ पे साइन टेस्ट है तो हमें साइंस देखना पड़ेगा ना, और ये 2 सैम्पल का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, तो हम क्या करेंगे, साइंस कैसे डिसाइड करेंगे, एक्स मतलब कि सैम्पल 1 को हम x मानेंगे, सैम्पल 2 को हम y मानेंगे, तो x माइनस वाई से जो भी साइन डिसाइड होगी वो हम करेंगे। पहले 32 माइनस 44 से माइनस 12 का आंसर आएगा, सो माइनस साइन आएगी यहाँ पे। ओके, या तो सिंपली आप ये चेक करो कि इन दोनों में से अगर x छोटा है तो माइनस लिख दो, x बड़ा है तो फिर प्लस लिख दो। ओके, अगर x छोटा होगा तो माइनस की साइन आएगी और x बड़ा होगा तो प्लस की ही साइन आएगी, सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे x बड़ा है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पे भी बड़ा है तो प्लस प्लस, यहाँ पे छोटा है तो माइनस होगा, यहाँ पे भी माइनस माइनस माइनस, अगेन प्लस एंड अगेन प्लस। ओके, कहीं पे भी इक्वल टू की साइन नहीं आई है तो रिवाइज्ड एंड फाइंड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। पहले हम h0 लिख देंगे, h0 जो होगा वो क्वेश्चन के हिसाब से हम लिखेंगे दैट बोथ द सैम्पल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द आइडेंटिकल पॉपुलेशन। ओके, फिर नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन कितनी है वो देख लेते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, सो 5 आर पॉजिटिव साइन एंड नेगेटिव साइन कितनी है, 1 2 3 4 5, ये भी 5 है, तो r की वैल्यू आप 5 ही लोगे क्योंकि दोनों 5 है। वैसे तो मिनिमम लिया जाता है इन दोनों में से, जो भी छोटा नंबर होता है वो होता है, लेकिन दोनों सेम है तो हम r की वैल्यू भी 5 ही ले लेंगे। और n की वैल्यू तो यहाँ पे 10 है, क्वेश्चन आप काउंट कर सकते हो सारा, 10 डेटा दिए हुए हैं हमें, तो n की वैल्यू 10 हो जाएगी और इक्वल टू की एक भी साइन नहीं आई, इसीलिए n में से हम कुछ भी माइनस भी नहीं करेंगे। ओके फ्रेंड्स, सो अब बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हमें अप्लाई करना है यहाँ पे,
तो उसके लिए प्रोबेबिलिटी की वैल्यू निकालेंगे दैट आर लेस देन इक्वल टू R0। R0 हमारा यहाँ पे 5 है और इसकी फॉर्मूला होती है हाफ रेज टू n समेशन R0 इक्वल टू 0 फ्रॉम R0 इक्वल टू 0 टू R NCR 0। ओके, सॉरी NCR आएगा। सो हाफ रेज टू n इज़ अवर 10 और n हमारा 10 है। फिर r की वैल्यू हमें 0 से लेके r की वैल्यू 5 तक जा रही है। सो 0 से लेके हम 10 तक जाएंगे, सॉरी 0 से लेके 5 तक जाएंगे। 10C0 प्लस 10C1 प्लस 10C2 10C3 10C4 एंड 10C5 तक जाएंगे। ओके, यहाँ पे भी मैं लिख देती हूँ कि r इज़ लेस देन इक्वल टू 5 तक जा रहे हैं हम। अब ये 1/2 रेज टू 10 हो जाएगा 1/1024 और इसकी वैल्यू आएगी यहाँ पे 1 प्लस 10 प्लस 45 प्लस 120 प्लस 210 प्लस 252। तो इन सब का आप टोटल करोगे ब्रैकेट में तो आएगा 637 डिवाइड बाई 1024। इसका आंसर आ जाएगा 0.622 अप्रॉक्सीमेटली। ओके, सो यहाँ पे अब ये जो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू थी इसे हम कंपेयर करेंगे, किसके साथ में कंपेयर करते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 0.05 के साथ। अगर ये वाली वैल्यू 0.05 से बड़ी होती है तो हमारा H0 एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर ये छोटी होती है या फिर इक्वल होती है तो फिर उस H0 को रिजेक्ट कर देता है। तो यहाँ पे 0.622 इज़ मोर देन 0.05, साफ साफ दिख रहा है। सो H0 इज़ एक्सेप्टेड। ओके, सो वी कैन से दैट बोथ द सैम्पल्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द आइडेंटिकल पॉपुलेशन। ये कंक्लूजन भी लिख देना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अब वापस से थर्ड का जो और में क्वेश्चन दिए हुए थे वो हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको सारे क्वेश्चंस एक एक आप सॉल्व करोगे तो आपको सारे आ जाए। मैं आपको ऑप्शनल वाले छुड़वा नहीं रही हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे। ओके, थोड़ा लंबा बनेगा वीडियो बट आपको आपके लिए फ़ायदे में होगा ये। और ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, थर्ड का जो और में क्वेश्चन था वो। इसमें पहला क्वेश्चन थियोरेटिकल है, वो हम नहीं कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन जो है वो देखो, द प्रॉफिट पर यूनिट इन द is given in the following matrix. Moreover, each factory gives additional commission per unit to each dealer, rupees 2, 3, 2, 3 and 4 respectively. Then maximize the total profit by Vogel's approximation method. देखो 3 डीलर दिए हुए हैं, 3 फैक्ट्रीज दी हुई है। फैक्ट्रीज के सामने उनकी सप्लाई दी है, डीलर के सामने उनकी डिमांड दी हुई है। हमें बोला है कि ये मैट्रिक्स में कौन सी वैल्यूज़ दी हुई है, तो कहा है क्वेश्चन में, साफ साफ क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको कॉस्ट नहीं दिया हुआ है, यहाँ पे बोला है कि प्रॉफिट दिया हुआ है। ओके, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या दी है हमें कि हर एक फैक्ट्री जो है वो हर एक डीलर को 2, 3 एंड 4 रुपीज़ का कमीशन भी दे रही है प्रॉफिट के साथ में। यानी कि ये जितनी भी वैल्यूज़ अगर इनमें हम कमीशन को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। और हमारे क्वेश्चन में हमें बोला ही है कि हमें टोटल प्रॉफिट को ही मैक्सिमाइज़ करना है। तो ये क्वेश्चन में से आपको लास्ट लाइन रीड करने में आराम से पता चल जाएगा कि ये जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। ओके, और मैक्सिमाइज हमें किसे करना है, तो टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है। इसके लिए आपको टोटल प्रॉफिट पहले निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन में सिर्फ प्रॉफिट दिया है और कमीशन का इन्फॉर्मेशन दे दी है, तो अगर हम प्रॉफिट और कमीशन को ऐड करेंगे तभी हमारे पास टोटल प्रॉफिट आएगा। ओके, सो यहाँ पे हम एक न्यू मैट्रिक्स बनाएंगे, D1 D2 D3 और तीनों फैक्ट्रीज लिख देंगे। तो क्या करना है आपको, प्रॉफिट जो है वो आपको ऐड, प्रॉफिट में आपको कमीशन को ऐड करना है, तो आपके पास टोटल प्रॉफिट की मैट्रिक्स बनेगी। ओके, तो टोटल कमीशन कैसे दिया हुआ है कि दैट ईच फैक्ट्री गिव्स एडिशनल कमीशन पर यूनिट। हर एक फैक्ट्री जो है वो ये 2, 3 और 4 रुपीज़ का कमीशन दे रही है। तो आपको क्या करना है, फैक्ट्री 1 के सामने 2 रुपीज़ ऐड करना है सब में, फैक्ट्री 2 के सामने 3 रुपीज़ ऐड करना है और फैक्ट्री 3 में सबके सामने 4 रुपीज़ को आपको ऐड करना है, इस तरह से।
ठीक है, तो ये 14 प्लस 2, यहाँ पे भी प्लस 2, यहाँ पे भी प्लस 2, प्लस थ्री एंड प्लस 3, और यहाँ पे हम 4 ऐड कर देंगे। ओके, तो अब इससे हमारी टोटल प्रॉफिट की यहाँ पे मैट्रिक्स रेडी हो जाएगी। सो यहाँ पे 14 प्लस 2 पहले हो जाएगा 16, देन 24 प्लस 2 26, यहाँ पे 20, फिर 3 ऐड करेंगे 19, 23 एंड 15, 24, 22 एंड 28। तो ये आपकी टोटल प्रॉफिट की मैट्रिक्स बन गई। साथ में आपको यहाँ पे ये भी चेक कर लेना है कि ये प्रॉब्लम जो है वो बैलेंस्ड है कि नहीं है। अगर ये अनबैलेंस्ड हुआ तो इसमें हमें डमी रो या डमी कॉलम बनानी पड़ सकती है। तो उसके लिए सप्लाई का जो टोटल है 32 प्लस 20 प्लस 24, इसका टोटल आएगा 76, और सेम डिमांड का भी टोटल 76 ही है। तो यहाँ पे ये जो हमारी मैट्रिक्स है वो बैलेंस्ड है, तो हमें डमी रो या कॉलम बनाने की ज़रूरत नहीं है। टोटल प्रॉफिट की हमने मैट्रिक्स बना ली कमीशन ऐड करके। लेकिन फ्रेंड्स, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में कभी भी ये मैक्सिमाइजेशन का प्रॉब्लम बन गया। अब इससे पहले हमें मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हम डायरेक्टली इसे सॉल्व नहीं कर सकते वोगेल्स मेथड से। ओके, तो इसे मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे एक और मैट्रिक्स बना रही हूँ मैं। तो ये ब्लैंक मैट्रिक्स मैंने यहाँ पे बना ली है। अब ये जो टोटल प्रॉफिट वाली मैट्रिक्स है ना, ये हमारी मैक्सिमाइजेशन की मैट्रिक्स है। इसे हमें मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए ये जो प्रॉफिट वाली मैट्रिक्स है, इसमें हम सबसे हाईएस्ट एलिमेंट को ढूंढेंगे। इसमें सबसे हाईएस्ट एलिमेंट है 28। ओके, तो बाकी सारे एलिमेंट्स को हम 28 में से माइनस कर देंगे। तो पहले 28 माइनस यहाँ पे 16 करेंगे तो आंसर आएगा 12, देन 28 माइनस 26 करेंगे तो 2, फिर आएगा 8, उसके बाद यहाँ पे आएगा 9, 5, 13, 4, 6 एंड 0। ओके, तो ये इस तरह से आपकी मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट हो गई। सप्लाई और डिमांड को हम एज इट इज़ लिख देंगे यहाँ पे। और इसका टोटल क्या है 76। ओके, अब इसे हम वोगेल्स मेथड से सॉल्व कर सकते हैं इस वाले मैट्रिक्स को। तो सबसे पहले हम डिफरेंस निकालेंगे, फर्स्ट डिफरेंस। तो यहाँ पे स्मॉलेस्ट 2 एलिमेंट का डिफरेंस आएगा, यहाँ पे 2 और 8 का डिफरेंस आ जाएगा 6, यहाँ पे 5 और 9 का डिफरेंस आ जाएगा 4, यहाँ पे 0 और 4 का डिफरेंस आएगा 4। ओके, उसके बाद में यहाँ पे 9 और 4 का डिफरेंस आएगा 5, यहाँ पे 2 और 5 का डिफरेंस 3, यहाँ पे 0 और 8 का डिफरेंस 8 आ जाएगा। अब इन डिफरेंस में से सबसे हाईएस्ट डिफरेंस फाइंड करो। तो यहाँ पे 8 सबसे हाईएस्ट डिफरेंस है, और 8 जो है वो D3 कॉलम के लिए है। तो D3 कॉलम में जो सबसे मिनिमम एलिमेंट है उसे हम एलोकेशन देंगे। तो यहाँ पे 0 सबसे मिनिमम है इस कॉलम में, तो 0 को एलोकेट करेंगे 24, और 38 यूनिट्स में से हम 24 यूनिट्स एलोकेट कर पाएंगे। तो इसकी सप्लाई 24 कंप्लीट हो जाएगी, एंड डिमांड बचेगा 38 माइनस 24 इज़ 14। अब सप्लाई यहाँ कंप्लीट हो गई, इसीलिए ये रो पूरी कैंसिल आउट हो जाएगी। ओके, अगेन हम डिफरेंस फाइंड करेंगे D2, और यहाँ पे भी D2। तो पहले इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा 3, फिर यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस आएगा 3, और यहाँ पे 5, देन यहाँ पे 2 और 8 का डिफरेंस अगेन 6 आएगा, फिर यहाँ पे 4, और यहाँ पे तो डैश हो जाएगा। अब वापस से D2 और D2 में सबसे मैक्सिमम डिफरेंस जो है वो 6 है। 6 इस F1 रो के लिए है, और यहाँ पे सबसे मिनिमम एलिमेंट 2 है, तो 2 को एलोकेशन दे देंगे। 2 के सामने सप्लाई 32 और उसकी डिमांड 22, सो 22 यूनिट्स हम एलोकेट कर पाएंगे, और सप्लाई बचेगी वापस 10। ओके, सो ये डिमांड जो है वो यहाँ पे पूरी कैंसिल आउट, इसीलिए ये रो पूरी कैंसिल हो जाएगी, सॉरी कॉलम पूरी कैंसिल हो जाएगी। नाउ अगेन हमें डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा D3 एंड यहाँ पे भी D3 आएगा। तो इन दोनों का यहाँ पे डिफरेंस 3 हो जाएगा। मैं यहाँ पे लिख नहीं पा रही हूँ फ्रेंड्स, बट ये यहाँ पे 3 आएगा। D2 के कॉलम में से ही हम देख लेंगे, और यहाँ पे भी इन दोनों का डिफरेंस 5 ही रहेगा, और ये वाली तो कॉलम कैंसिल हो चुकी है। यहाँ पे D3 हम निकाल लेते हैं 4, यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस भी 4 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 3 5 था, यहाँ पे 4 और 4, तो मैक्सिमम डिफरेंस जो है वो 5 होगा
D3 के लिए 5 होगा, यहाँ पे भी 5 आएगा एक्चुअली, तो वो इस कॉलम के लिए है, तो यहाँ पे हम 8 को एलोकेट कर देंगे। और इसकी सप्लाई 10 है और डिमांड 14 है, तो हम 10 यूनिट्स एलोकेट कर पाएंगे, तो डिमांड बचेगा वापस 4। ओके, सप्लाई कैंसिल हो गई पूरी, तो इस पूरी रो को हम कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास सिर्फ एक ही रो बची है, तो अब हमें वापस डिफरेंस निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा इन दो में से उसे एलोकेशन दे देंगे। 9 और 13 में से 9 को एलोकेशन देंगे हम। इसके सामने सप्लाई 20 है और इसकी डिमांड 16 है, तो हम 16 यूनिट से एलोकेट कर पाएंगे। डिमांड कंप्लीट हो जाएगी एंड सप्लाई बचेगा 4 यूनिट्स। ओके, सो यहाँ पे ये कॉलम कैंसिल आउट हो जाएगी। और अब लास्ट में 13 के सामने सप्लाई भी 4 है और उसकी डिमांड भी 4 है, तो 4 यूनिट हम एलोकेट कर देंगे। सो हियर ऑल डिमांड्स एंड ऑल सप्लाई आर कंप्लीटेड। और लास्ट में डिमांड और सप्लाई सेम बचने चाहिए, 4 और 4 बचे थे, इसका मतलब हमने जो भी किया वो सब कुछ राइट एलोकेट किया है। इस तरह से आपको यहाँ पे एलोकेशन करना था, ठीक है ना। अब एलोकेशन हमने मिनिमाइजेशन के मैट्रिक्स में दी है, लेकिन क्वेश्चन में हमें टोटल प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करने के लिए बोला है फ्रेंड्स। तो हम क्या करेंगे, ये जो मिनिमाइजेशन की मैट्रिक्स में हमने जितने भी एलोकेशन दिए हैं, उन एलोकेशन को हम जो टोटल प्रॉफिट वाली जो मैट्रिक्स है ना, ये वाली, इसके साथ इसके जो टोटल प्रॉफिट के जो एलिमेंट है उनके साथ में एलोकेशन को मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आंसर निकालेंगे। देखो कैसे करना है। यहाँ पे 22 यूनिट्स एलोकेट किए हैं इस जगह पे, तो ये 22 हम इसको दे देंगे यहाँ पे। ओके, फिर यहाँ पे 10 यूनिट्स आ जाएगा। आपको टोटल प्रॉफिट के मैट्रिक्स में देखना है, ना कि ओरिजिनल मैट्रिक्स में देखना है। ध्यान रखना, जिसे भी मैक्सिमाइज़ करने के लिए बोला है उसी मैट्रिक्स में आपको वापस एलोकेशन देना है। यहाँ पे 16 आएगा इस पोजीशन पे, फिर यहाँ पे 4 और यहाँ पे 24। अब ये जो टोटल प्रॉफिट में एलोकेशन दिए हैं, इसके हिसाब से आपको IBFS निकाल लेना है। तो पहले 22 इंटू 26, 10 इंटू 20, 16 इंटू 19, 4 इंटू 15, 24 इंटू 28। ओके, तो यहाँ पे आप इन सब का मल्टीप्लाई करके जो टोटल निकालोगे, तो उसका टोटल मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ यहाँ पे 1808। आप मल्टीप्लाई करके फिर लिखना, तो यहाँ पे ये 1808 जो है वो आपका टोटल प्रॉफिट आ जाएगा। ओके, तो ये हमने यहाँ पे वोगेल्स मेथड से सॉल्व कर लिया, तो ये सब यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये थर्ड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, थर्ड क्वेश्चन है सी वाला पार्ट। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन करेंगे हम, वो लास्ट होगा। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है क्वेश्चन में, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ काई स्क्वायर आएगा, स्पेलिंग मिस्टेक है, काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक फॉर द मीडियन टेस्ट। मीडियन टेस्ट के लिए काई स्क्वायर स्टेटिस्टिक की वैल्यू फाइंड करनी है। ये एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, ऑलरेडी टेबल दे दिए है, तो हम देख लेते हैं कि इसमें येट्स करेक्शन मेथड थोड़ी अप्लाई करना है हमें। येट्स करेक्शन मेथड हम तभी अप्लाई करते हैं जब कोई भी वैल्यू चारों में से 5 या 5 से कम होती है, लेकिन यहाँ पे सारी वैल्यूज़ 5 से बड़ी है, तो येट्स करेक्शन मेथड भी अप्लाई नहीं करना है। मतलब ये क्वेश्चन बहुत फटाफट सॉल्व होने वाला है। इस वैल्यू को हम A सपोज करेंगे, इसको B, इसको C और इसको D। अब यहाँ पे टोटल और यहाँ पे भी टोटल की कॉलम बना लेते हैं, तो 20 + 16 36 हो जाएगा। क्या होगा ये A + B का आंसर, ये C + D का आंसर होगा 20। फिर यहाँ पे 20 + 6 होगा A + C, और यहाँ पे 16 + 30 होगा, 14 होगा 30, B + D। ओके, अब काई स्क्वायर स्टैटिस्टिक की वैल्यू ही फाइंड करनी है सिर्फ। तो काई स्क्वायर कैलकुलेटेड वैल्यू की फॉर्मूला क्या होती है, n इंटू AD - BC का स्क्वायर अपॉन ये जो चारों टोटल है ना, इनका मल्टीप्लिकेशन, A + B, C + D, A + C, B + D। ओके, सो n क्या है हमारा यहाँ पे, इनका जो ग्रैंड टोटल आएगा 36 + 20 56 जो आएगा वो ग्रैंड टोटल आएगा। 26 + 30 करोगे तो भी 56 ही आएगा। सो 56 इंटू AD - BC,
AD इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और BC इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। सो 20 इंटू 14 माइनस 16 इंटू 6 का स्क्वायर और नीचे 36 इंटू 20 इंटू 26 इंटू 30। ये जो चार आपने टोटल निकाले थे सिंपल उनका मल्टीप्लिकेशन करना है इक्वल टू, यहाँ पे आप ऊपर इसे सॉल्व करोगे, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व करना, इसका स्क्वायर करना और फिर 56 से मल्टीप्लाई करना। तो इसका आंसर आएगा 1895936 और नीचे इन चारों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आएगा 561600। तो इसका आंसर आएगा 3.376 के कुछ अराउंड आएगा। तो ये काई स्क्वायर की स्टैटिस्टिक वैल्यू आपकी आ गई है। तो ये क्वेश्चन सिर्फ इतना सही था। ओके, ये 3 मार्क्स में पूछा था, इसे भी हमने सॉल्व कर लिया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, 4th क्वेश्चन पे अब आ गए हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन तो थियोरेटिकल है, नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट के बारे में पूछा है। हम सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यूजिंग विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट टेस्ट द हाइपोथेसिस बोथ द सैम्पल्स आर टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। बोल दिया विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट ही यूज़ करना है और हाइपोथेसिस भी क्वेश्चन में दे दी है। तो चलिए फटाफट कर लेते हैं। ये 2 सैम्पल वाला है ना डेटा, ये x और y की वैल्यू दी हुई है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसी में ही x माइनस वाई पहले निकाल लेते हैं डिफरेंस और फिर उनको हम रैंक दे देंगे। ओके, इसमें हमें रैंक भी देना पड़ता है विल्कॉक्सन में। तो पहले x माइनस वाई का डिफरेंस निकाल लेते हैं। यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे 12 माइनस 8 आएगा 4, यहाँ पे -6 1 2 7 -2, फिर यहाँ आएगा भी -2 -8 -3 5 10 -4 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 2। अब भले माइनस और प्लस दोनों में नंबर आया है, हम साइन को निगलेक्ट करके फिर रैंक असाइन करेंगे। ओके, साइन को अब निगलेक्ट करना है, जो भी नंबर है सिर्फ नंबर को देख के आपको रैंक देना है। सबसे छोटा नंबर 1 है तो उसको हम फर्स्ट रैंक देंगे, असेंडिंग ऑर्डर में रैंक देना है आपको। ओके, तो इसका रैंक यहाँ पे 1 के सामने 1 लिख देंगे। फिर देखो 2 1 2 3 4 बार सेकेंड रैंक आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमें 2 3 4 5th रैंक, 4 जो अगले वाले नेक्स्ट जो 4 रैंक्स होंगे उनका हमें एवरेज निकालना पड़ेगा। सो फॉर 2 के लिए हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट जो 4 रैंक है ना, फर्स्ट रैंक 1 को दे दिया था, तो आगे के 4 रैंक कौन से होंगे, 2 + 3 + 4 + 5। ये 4 नंबर थे तो 4 से डिवाइड करेंगे तो इन सब का एवरेज आएगा 3.5। तो सभी 2 के सामने हम 3.5 रखेंगे। ओके, और ये 5 तक रैंक हमने असाइन कर दिए 2 को। अब जो नेक्स्ट रैंक होगा वो हम 6 से असाइन करेंगे। ओके, अब 2 के बाद 3 है, यहाँ पे 3 भी देखो 1 2 बार है, तो 3 के लिए अब देखो 5 के बाद कौन सा रैंक आएगा, 6 और 7, 2 रैंक मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 को ऐड करेंगे, इन 2 का एवरेज निकालेंगे, 6.5 आएगा। सो 3 के नीचे 6.5 लिखेंगे, यहाँ पे भी 6.5 लिखेंगे। ओके, 7 तक रैंक असाइन होगा यहाँ पे। अब नेक्स्ट जो रैंक होगा वो 8 से स्टार्ट होगा, तो 4 यहाँ पे एक ही बार है तो इसको सीधा 8 रैंक दे देते हैं। ओके, 4 के बाद 5, यहाँ पे 5 एक ही बार है तो इसको 9th रैंक दे देते हैं। फिर 6 वापस से 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, तो 6 के लिए 9 के बाद 10th और 11th रैंक 10.5। सो 10.5 यहाँ पे असाइन करेंगे, यहाँ पे भी 10.5, तो 11 तक रैंक असाइन हो गए। अब 11 के बाद 12th रैंक से हमें स्टार्ट करना है, तो 6 के बाद देखो 7 आ रहा है, 7 भी 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 7 के लिए क्या करेंगे, 11 के बाद से रैंक स्टार्ट करना है। ओके, 12 + 13 का दोनों का एवरेज ले लेंगे 12.5, तो 7 के सामने लिखेंगे 12.5, यहाँ पे भी 12.5। और अब लास्ट देखो 13 तक रैंक असाइन हो गए यहाँ पे। अब लास्ट रैंक 14 है और ये लास्ट ही नंबर है सबसे बड़ा, इसको 14th रैंक दे देंगे। तो हमारे सारे रैंक कंप्लीट हो गए। और फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट रैंक आया ना आपका 14, ये लास्ट रैंक
और जो आपकी n की वैल्यू है, यहाँ पे आप सारी x की वैल्यू को काउंट करोगे तो आपका n 14 ही है। तो लास्ट रैंक और ये n बराबर होना चाहिए, तो यानी कि आपने सारे रैंक्स बराबर असाइन किए। अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते हैं तो कहीं पे कुछ गड़बड़ हुई होगी। ओके, समझ जाना वो। अब विल्कॉक्सन साइन रैंक के लिए पहले h0 हम लिखेंगे, जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया है बोथ द सैम्पल्स आर टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन, वही हम लिखेंगे। ओके, वो आप लिख देना। और उसके बाद में जहाँ पे भी पॉजिटिव डिफरेंस आए थे उनके रैंक्स का टोटल करना है। पॉजिटिव जहाँ पे भी डिफरेंस आए थे, ये देखो यहाँ पे पॉजिटिव आया था तो इसका रैंक, यहाँ पे पॉजिटिव आया था इसका रैंक, इसका रैंक, नेगेटिव नंबर के रैंक का अलग टोटल करेंगे, पॉजिटिव रैंक का जो टोटल है वो अलग करेंगे। सॉरी, ये तो नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव का है, ये भी नेगेटिव का है, इससे भी मैं सर्कल से हटा देती हूँ। ये पॉजिटिव का, पॉजिटिव का, ये दोनों भी पॉजिटिव के। ओके, तो इन सब का आप टोटल करोगे 6.5 + 8 + 1 3.5 12.5, इन चारों का भी, तो इन सब का टोटल आएगा 67। ओके, और उसी तरह से जितने भी नेगेटिव डिफरेंस आए थे उनके रैंक्स का टोटल करोगे। यहाँ पे ये जो नेगेटिव डिफरेंस आए थे 10.5, इनके रैंक्स का टोटल करना है, याद रखना, डिफरेंस का टोटल नहीं करना है, रैंक का टोटल करना है। यहाँ पे ये 3.5 3.5 14 6.5, इन सब का रैंक का टोटल करोगे तो इनके रैंक का टोटल आएगा 38। इन दोनों में से जो भी स्मॉलर वैल्यू है ना उसे सिलेक्ट कर लेना है, टी की वैल्यू। यहाँ पे 38 स्मॉल है तो हम इसे टी मान लेंगे। ओके, अब विल्कॉक्सन साइन रैंक टेस्ट में मीन की फॉर्मूला क्या होती है, मीन स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना पड़ेगा, फिर हम z की वैल्यू निकाल पाएंगे। तो मीन की फॉर्मूला होती है n × n + 1/4। n क्या है यहाँ पे 14 है, टोटल 14 ऑब्जर्वेशंस किए हैं हमने, तो 14 × n मतलब n + 1, 14 + 1 15 हो जाएगा, डिवाइड बाई 4, तो इसका आंसर आएगा 52.5। ओके, एंड स्टैंडर्ड डिवीएशन जो है उसकी फॉर्मूला होती है n × n + 1 × 2n + 1 डिवाइड बाई 24, और ये पूरा अंडर रूट में, तो इसका आंसर आएगा 14 × 15 × 2 × 14 + 1 29 हो जाएगा, एंड 24 से डिवाइड करेंगे, रूट निकालेंगे, तो इसका फाइनल आंसर मैं यहाँ लिख रही हूँ 15.93। ओके, अब z की वैल्यू निकालने के लिए t माइनस मीन करेंगे अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। t हमारा 38 था, 38 माइनस 52.5 डिवाइड बाई 15.93। ये जो डिफरेंस है ना इसे आपको पॉजिटिव डिफरेंस ही लेना है, मॉड्यूलस में रख सकते हो, तो इसका आंसर आएगा माइनस करके डिवाइड करना इससे, तो 0.91। z की वैल्यू 0.91 आई है। क्वेश्चन में यहाँ पे देखो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें दिया नहीं है, तो हम 5% ही अज्यूम करेंगे। ओके, एंड 5% के लिए जो वैल्यू होती है z की वो होती है 1.96 एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, ही लिख देना ब्रैकेट में। तो z की वैल्यू जो है 0.91 है, यानी कि वो 1.96 से कम है। तो z की वैल्यू अगर जब तक 1.96 से कम आ रही है या उसकी इक्वल हो रही है ना, तब तक हम h0 को एक्सेप्ट कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर ये 1.96 से बड़ी होती तो इसे हम रिजेक्ट कर देते। सो वी कैन से दैट बोथ द सैम्पल्स आर टेकन फ्रॉम द सेम पॉपुलेशन। ओके, सो ये क्वेश्चन भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब इसका जो दूसरा ऑप्शन वाला क्वेश्चन था वो भी देख लेते हैं, उसमें मैन विटनी यू टेस्ट अप्लाई किया हुआ है। अब ये फाइनली लास्ट क्वेश्चन होगा इस वीडियो का, और उसके बाद ये वीडियो हम एंड करेंगे। इसका भी पहला पार्ट जो है वो थियोरेटिकल क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट में मैन विटनी यू टेस्ट हमें अप्लाई करना है। h0 हमें क्वेश्चन में पहले से दे दिया है दैट बोथ द सैम्पल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन। ओके, यहाँ पे n1 और n2 की साइज़ अलग अलग है। सो पहले तो हमें रैंक्स असाइन करने पड़ेंगे, तो मैं सैम्पल x और उसका रैंक को हम r1 से डिनोट करते हैं, y
और उसके रैंक को R2 से डिनोट करेंगे। तो पहले हम सैम्पल जो है वो ऐसे लिख देते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारे रैंक्स जो सारे ऑब्जर्वेशंस थे वो लिख दिए हैं। अब इनके रैंक हमें देना है। तो देखो x और y के ऑब्जर्वेशन को मिला के आपको रैंक देना है। ओके, इन सब के जो भी ऑब्जर्वेशन है इन सबको मिला के रैंक देना है। ऐसा नहीं कि पहले खाली x का रैंक दो और फिर y का रैंक दो, नहीं, इन सब के ऑब्जर्वेशन को मिला के हम पहले रैंक देंगे। तो सबसे छोटा नंबर इन सब में देखो, सबसे छोटा नंबर मुझे 30 दिख रहा है यहाँ पे। 30 जो है वो देखो कितने टाइम रिपीट हो रहा है, 1 2 और 3 बार रिपीट हो रहा है 30। यहाँ पे लिख देती हूँ। तो 30 को हम यहाँ पे 3 बार रिपीट हो रहा है, तो फिर पहले 3 जो रैंक है 1 2 3, इसका एवरेज निकालना पड़ेगा, 2 आएगा। तो सभी 30 के सामने हम 2 रैंक लिख देंगे। ओके, फिर नेक्स्ट 30 से बड़ा 35 है, वो भी 1 2 और 3 बार रिपीट हो रहा है। तो सेम 35 के लिए भी हम ऐसे ही करेंगे। देखो 3 तक रैंक दे दिए थे, अब आगे के 3 रैंक 4 5 6, इनका एवरेज आएगा 5। सो 5 5 एंड 5। नेक्स्ट 35 से बड़ा 40 है, यहाँ पे ये भी 1 2 और 3 बार रिपीट हो रहा है। तो फिर से 40 के लिए भी एवरेज निकालना पड़ेगा। 6 तक रैंक दे दिए थे, अब 7 8 और 9 और आगे के 3 रैंक का एवरेज 8 आएगा। सो सभी 40 के सामने 8 लिख देते हैं। ओके, उसके बाद 40 के बाद 45 बड़ा दिख रहा है। सो 45 भी एक बार नहीं है, 1 2 3, ये भी 3 बार है। सो 45 के लिए भी 9 तक यहाँ ऊपर तक रैंक दे दिए थे, तो 10 + 11 + 12, एवरेज आएगा 11। सो सभी 45 के सामने 11 रैंक लिख दो। ओके, फिर 45 के बाद 50 नहीं है, यहाँ पे अब सीधा 60 दिख रहा है। 1 2 और 3, वो भी 3 बार है। तो 60 के लिए भी 13 + 14 + 15 रैंक का एवरेज आएगा 14। सो 60 के सामने लिखेंगे हम 14, यहाँ पे भी 60 के सामने 14 और यहाँ पे भी 14। अब 60 के बाद 65 सबसे बड़ा है। 65 1 2 और ये भी 3 बार है। अब ये लास्ट है, इसके बाद इससे बड़ा और कोई नंबर नहीं है। सो 15 के बाद 16 + 17 + 18 डिवाइड बाय 3, 17th रैंक। ओके, सो 17 17 और यहाँ पे भी 17। ओके, अब देखो यहाँ पे एक्चुअली एवरेज 17 आ रहा है, लेकिन लास्ट रैंक जो था वो 18 था। ओके, और हमारा N1 की यहाँ पे जो टोटल है, मतलब कि पहला जो सैंपल है उसकी साइज़ क्या है, 8 है। और N2 जो है यानी कि जो सेकेंड सैंपल है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, N1 की साइज़ 8 है और N2 की साइज़ है 10। ओके, तो इन दोनों का टोटल जो है वो 18 आ जाएगा और हमारा जो लास्ट रैंक था वो भी 18 ही था। ओके फ्रेंड्स, तो हमने जो और ये हमारा टोटल भी 18 है, तो हमने रैंक सारे बराबर दिए। यहाँ पे एवरेज 17 आया था, लेकिन लास्ट रैंक तो 18 ही था। सो इस तरह से आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो कि आपने जो रैंक्स दिए वो बराबर दिए कि नहीं दिए। उसी तरह से हम रैंक जो हमने निकाले हैं R1 और R2, उनका भी कॉलम का आपको टोटल करना है। सो ये जो R1 की जो कॉलम है इसका टोटल आएगा 91 और R2 की जो कॉलम है उसका टोटल आएगा 80। ठीक है, तो अब आपको चेक करना है कि ये N1 और N2 में से कौन सा स्मॉलर है। यहाँ पे N1 की साइज़ स्मॉलर है, इसीलिए हम जब अभी U फाइंड करेंगे तो U की फॉर्मूला में हम N1 और R1 का यूज़ करेंगे। जो स्मॉलर साइज़ होती है सैंपल की हम उसको यूज़ करते हैं। मैं आपको लिख के बता देती हूँ। पहले N1 N2 ये तो सेम रहेगा, फिर प्लस करके जो हम टर्म लिखते हैं, यहाँ पे N1 स्मॉलर है इसीलिए हम N1 के टर्म्स में लिखेंगे, N1 × N1 + 1/2 और -R1 करेंगे। सपोज़ कि यहाँ पे अगर N2 स्मॉल होता ना, तो यहाँ पे इसके N1 की जगह पे, यहाँ पे N1 की जगह पे N2 आ जाता और यहाँ पे भी हम R2 माइनस करते। ओके, तो ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि N1 आएगा या N2 आएगा। उसके बाद में
अब यहाँ पे N1 और N2 की साइज़ हमें दी हुई है 8 इंटू 10, यहाँ पे 8 और 8 प्लस 1 हो जाएगा 9/2 माइनस R1 है 91। सो इसे आप सॉल्व करो 80 प्लस 36 माइनस 91, तो इसका आंसर आएगा 25। सो u की वैल्यू आ रही है 25। अब इसका हम मीन निकाल लेंगे। सो मीन की फॉर्मूला है मैन विटनी यू टेस्ट के लिए N1 इंटू N2 अपॉन 2। सो 8 इंटू 10/2, तो आंसर आएगा 40। एंड लास्ट में हम स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल लेते हैं। इसकी फॉर्मूला है N1 N2 ब्रैकेट में N1 प्लस N2 प्लस 1 होल डिवाइड बाई 12, और ये पूरा रूट में। ओके, सो इसे आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आंसर आएगा 8 इंटू 10, 8 प्लस 10 प्लस 1/12 रूट, तो इसका आंसर आ जाएगा। इससे आप 8 और 10 को 80 हो जाएगा और ये ब्रैकेट में 19 आएगा, तो 80 इंटू 19 डिवाइड बाई 12 करो एंड देन आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 11.25। तो ये स्टैंडर्ड डिविएशन भी आ गया। अब इसके बाद में हमें z की वैल्यू निकालनी है और उससे फिर हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि h0 हमारा एक्सेप्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है। ओके, सो z की वैल्यू आएगी u माइनस मीन अपॉन स्टैंडर्ड डिविएशन। u की वैल्यू आई 25 माइनस मीन इज़ 40 अपॉन 11.25, तो इसका आंसर आएगा 1.33। ये जो भी डिफरेंस आएगा ना, इसे आपको नेगेटिव में नहीं कंसिडर करना है। z की वैल्यू में हम ऊपर वाला जो भी डिफरेंस होता है उसे हम पॉजिटिव में ही कंसिडर करते हैं, नेगेटिव वैल्यू उसकी नहीं लेते हैं, भले डिफरेंस नेगेटिव में आएगा तो भी। ओके, सो z की वैल्यू 1.33 आ चुकी है एंड अब इस z की वैल्यू को हमें कंपेयर करना है। यहाँ पे क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहीं पे भी मेंशन नहीं था, इसीलिए हम z की वैल्यू को जो है वो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के साथ में कंपेयर करेंगे एंड 5% के हिसाब से z की वैल्यू होती है 1.96। ओके, ये आपको याद रखनी है। 5% के हिसाब से 1.96, अगर क्वेश्चन में 1% लिखा होता तो हम 2.58 के साथ में कंपेयर करते। ठीक है, अब हमारी z की वैल्यू 1.33 आई है एंड 1.33 इज़ लेसर देन 1.96, तो ये लेसर है, इसका मतलब हमारा h0 जो है वो एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर इससे बड़ा होता तो हम h0 को रिजेक्ट कर देते। ओके, सो यहाँ पे कंक्लूजन हम दे सकते हैं कि दैट क्वेश्चन में जो h0 लिखा हुआ था, बोथ द सैम्पल्स हैव बीन ड्रॉन फ्रॉम द सेम नॉर्मल पॉपुलेशन, ये हम कंक्लूजन लिखेंगे वापस से। ओके,